नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट के जो 100 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। बताना है कि जो भारत के नेपोलियन के रूप में से किसे जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा समुद्रगुप्त जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो हमको बताना है कि किसने नष्ट किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा महमूद गजनवी जवाब जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो महमूद गजनवी दोस्तों सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया था। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें उसने भारत पर, महमूद गजनवी के बारे में अगर बात करें कि इसने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण करवाया दोस्तों, तो इसने 17 बार आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। जो अगर बात करें कि पहला आक्रमण कब होता है, तो दोस्तों जो पहला आक्रमण होता है वो होता है 1001 ईस्वी में जो है ये पहला आक्रमण होता है। इसी तरह के जो है एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पहला दिया गया है कि सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख, चित्रों जैसे दृश्यों, तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो मुद्रा शास्त्र जो जवाब होगा हमारा राइट जवाब हो जाएगा। तो हम इसे किस रूप में जानते हैं, मुद्रा शास्त्र के रूप में इसको हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो बंगाल में 1700 के समय जो सरकार थी स्थापित शासन के अनुसार दोस्तों कौन सा जो कथन होगा वो सत्य नहीं है। तो इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो जैसा कि हमको ऑप्शन में दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जो हमारी ऑप्शन होगा वो सही रहेगा। तो रैयत गाँवों में राजस्व मांगों को बांटते थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो होगा जवाब सही नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया। बताना है कि जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग किया था वो किस लिए किया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो झांसी राज्य को हड़पने के लिए जो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों किस नीति का प्रयोग किया था, तो हड़प नीति का इन्होंने प्रयोग किया था। आइए देखते हैं इसी क्रम में जो अगला प्रश्न हमारा है क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो अगर इस तरह के जो प्रश्न एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों किस तरह का होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही है, ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमको घटना दी गई है और उनकी डेट दी गई है कि ये इस समय पर हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हमको बताना है। तो अगर बात करें कि कौन सा मेल खाता है और कौन सा मेल नहीं खाता, तो सही जवाब के बारे में क्या बात करते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। किस डेट में बनी थी दोस्तों, तो 1911 में तारीख दी गई है। और दोस्तों घटना क्या थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी या नहीं बनी थी। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। तो आइए और ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे और एक जो घटना होगी वो गलत दी गई होगी। तो बी ऑप्शन क्या है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। तो दोस्तों ये भी सही रहेगा। अगला क्या है हमारा ऑप्शन, अगले ऑप्शन के बारे में अगर बात करें हम यहाँ पर कि
बीजी तिलक ने पूना अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम की लीग की स्थापना 1914 में की। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर बात करें कि भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना कब शुरू होती है, तो दोस्तों 1916 में शुरू होती है। कब शुरू होती है? 1916 में शुरू होती है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1916 जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या रहने वाली है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जवाब हमारा राइट हो जाएगा। तो 24 जो जवाब होगा वो क्षेत्रों से दुनिया के दोस्तों 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। हमको बताना है कि जो भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है 82 डिग्री 30 ई देशांतर जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। तो दोस्तों हमको बताना है कि पर्वत शिखर नहीं है। चारों में से ऑप्शन में से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो आइए अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंट नाग टिबा जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपको, जैसा कि जिन भी बच्चों का अभी 15 और 16 में जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, पेट के एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं आप लोगों के, तो अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। माउंट नाग टिबा जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो ये पर्वत शिखर नहीं है। तो अब दोस्तों अगर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें माउंट कंचनजंगा के बारे में, तो माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा? 8598 मीटर जो होगा दोस्तों ये माउंट कंचनजंगा की क्या हो जाएगी? हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अगली अगर बात करें हम यहाँ पे मकालू, माउंट मकालू की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 8485 मीटर जो होगी दोस्तों ये माउंट मकालू की दोस्तों क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, घटना चक्र से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं और पेट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। हमको बताना है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा हमारा वुलर झील। कौन सी? वुलर झील जो होगा वो जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो बड़े मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वुलर झील हमारा जवाब राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न हम आप लोगों को इस क्वेश्चन में कराने वाले हैं। तो ये दोस्तों किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगले प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे बड़ा जो तीसरा शिखर है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आइए सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट रहने वाला है। तो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और अगर आप पेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं पेट एग्जाम के लिए। तो आइए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए, कौन सी दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो बताना है हमको जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है। अगर बात करें ये मैक्सिमम ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जो काली मिट्टी है वो दोस्तों कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र में ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में
पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर जो है वो काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आइए अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का मतलब दोस्तों क्या होता है कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? गाय जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया। तो दोस्तों पहला हमारा जो अगर प्रश्न बनना है वो हमारे क्वेश्चन से ही बनना है कि अगर पूछा जाता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाई गई, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? रूस से अपनाई गई थी। और उस समय रूसी नेता का क्या नाम था दोस्तों? जब ये अपनाई गई थी तो उस समय जो रूसी नेता था वहाँ का, उसका क्या नाम था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जोसेफ स्टालिन जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोसेफ स्टालिन जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो वो रूसी नेता कौन था? जोसेफ स्टालिन हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? गरीबी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? गरीबी रेखा कहलाती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों वो क्यों हुआ था, किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर सही जवाब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? एनफील्ड। क्या हो जाएगा? एनफील्ड जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, तो ये एनफील्ड के कंपनी द्वारा दोस्तों बनाए जाते थे। और इसका दोस्तों क्या रीज़न था, कारण क्या रहने वाला था जिसकी वजह से ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्या कारण रहा जिसकी वजह से विद्रोह हुआ? तो अगर बात करें कि गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों को लादना था जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, जिसकी वजह से दोस्तों 1857 का सिपाही विद्रोह होता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो किसकी हत्या के प्रयास के लिए इनको फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो किंग्सफोर्ड जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए दोस्तों खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। हमको बताना है कि किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर बात करें सही जवाब की तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर बात करें बी ऑप्शन की दोस्तों तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की दोस्तों जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगर यहाँ पर बात करें कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ना होकर के दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। हमको बताना है कि ऐसे पहले भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? केरल जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि
संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन सा वो दोस्तों संविधान संशोधन था, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 101वां दोस्तों। कौन सा, 101वां जो संविधान संशोधन था वो जीएसटी दोस्तों लागू की गई थी इसमें। तो दोस्तों 8 सितंबर 2016 को जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 के द्वारा जीएसटी कानून का निर्माण किया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के कब स्थापित हुआ, भारत में कब स्थापित हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1993 में दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को द्वारा हाथ में लिखा गया था, कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दोस्तों हाथ से लिखा गया था। तो भारत के जो संविधान के मूल दस्तावेजों को किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें अगला प्रश्न दिया गया है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो कितने धड़कन के बीच होती है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 60 से 75 दोस्तों, 60 से 75 के बीच में दोस्तों धड़कन के बीच में ये होती है, प्रति मिनट के बीच में होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, जिसको एक बार गर्म करके दोस्तों दोबारा दोस्तों क्या किया जाता है, इसको गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारा जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने दोस्तों लीटर मूत्र विसर्जित करता है। हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, सही जवाब के बारे में, तो एक वयस्क एक दिन में सामान्यतः 1 से 1.8 लीटर, कितना 1.1 लीटर मूत्र जो है दोस्तों वो विसर्जन करता है। मूत्र क्या करता है, विसर्जन करता है दोस्तों। अगर बात करें मूत्र जो है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। अगर बात करें मूत्र जो है दोस्तों पीला किस वजह से होता है, तो यो किस वजह से होता है, तो दोस्तों ये यूरोक्रोम के द्वारा, किसके द्वारा, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण दोस्तों जो मूत्र का जो रंग होता है पीला होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डो इजी एंड डेम को दोस्तों, किसको, डो इजी एंड डेम को विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो किसे पीला केक कहते हैं, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यूरेनियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, यूरेनियम को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पीला केक भी, इस नाम से इसको हम जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि सीरिया की राजधानी है, हमको बताना है कि जो सीरिया की राजधानी है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, तो दमिश्क, क्या हो जाएगी, सीरिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो दमिश्क रहने वाली है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एन साइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास किताब के लेखक कौन है। हमको बताना है कि जो ये बुक है इसके राइटर कौन हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा के शंकरन नायर, जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। के शंकरन नायर जो है दोस्तों इस बुक के राइटर हैं, लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए बेटर इंडिया
ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया जो है इसके बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? NR नारायण मूर्ति जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो NR नारायण मूर्ति जो हैं ए बेटर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अगर बारे में बात करता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो जो रोमानी काव्य लेखक हैं उनकी जो कृति है, उनकी जो रचना है, मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रहीम को जाना जाता है। किसको दोस्तों? रहीम को जाना जाता है। तो रहीम को उनके रोमानी काव्य कृति जो है मदनाष्टक के रूप में लिए भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो हॉकी के दोस्तों जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तो अगर मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है 1905 में, कब? 1905 में दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा दोस्तों गणित सार संग्रह द्वारा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा महावीराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा दोस्तों जो है वो गणित सार संग्रह लिखा गया है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनीलेसिंग इंडिया लिखी है? अनीलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। 25 से 30 वर्षों में दोस्तों क्या बन सकता है? महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन वीरप्पा मोइली ने दोस्तों बताया है कि जो भारत है वो 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति बन सकता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ हम बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 8 मार्च को, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो दोस्तों है वो 8 मार्च को आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या होता है दोस्तों? योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 21 जून को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है कि महात्मा गांधी, अगला प्रश्न दिया गया है हमें दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि महात्मा गांधी को प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? जो महात्मा गांधी की प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? नरसिंह मेहता। क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा नरसिंह मेहता जो होगा राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो 41 का जो क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा जवाब होगा वो सही हो जाएगा सिरसा बांदला। दोस्तों जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो जो भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरसा बांदला जवाब हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है हमें कि
पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था वो मुस्लिम कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो पहली बार किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था भारत पर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों क्या किया था? आक्रमण किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर कि हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो लुधियाना पंजाब में दोस्तों इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? जो बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लखनऊ, जो राइट होगा हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? सही रहने वाला है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। अगर बात करें इसको किसने बनवाया था, तो अगर बनवाने की बात करें दोस्तों इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब के बारे में बात करें तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ से? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से है जो राष्ट्र चिन्ह लिया गया था। आइए अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? हमको बताना है कि जो सार्क का सदस्य है वो कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमें कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? हमको बताना है किस ऐतिहासिक परिसर में जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, तो वो उसका हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? तो कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बात करें कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लौह स्तंभ स्थित है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों करवाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ में 98% लगभग लोहा है, किंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है दोस्तों। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हमको दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में देखने को बारी बारी से मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको पेट में अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं अपने स्कोर कार्ड को, तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? तो विभाजित था, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो हड़प्पा काल को जो दोस्तों धौलावीरा है वो जो 3 भागों में विभाजित करता था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन 1773 जो जवाब होगा हमारा सही रहने वाला है। और 1773 में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो हमको बताना है कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? आगरा। तीसरा ऑप्शन जो है आगरा में दोस्तों ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है। आइए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं हम कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? जो गुरु पर्व त्यौहार है वो किस सिख गुरु की जयंती के ऊपर बनाई जाती है दोस्तों, उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव जो हमारा जवाब होगा सही हो जाएगा। तो गुरु नानक जो देव है दोस्तों, सिख के गुरु हैं, इन्हीं के दोस्तों जयंती पर गुरु पर्व त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम यहाँ पर कि वर्ष 1900 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1612 में। कब किया था? 1612 में दोस्तों पराजित किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों आप लोग को हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर दोस्तों मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे दोस्तों अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को आज कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है वो कब वापस लिया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फरवरी 1922 में। कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में वापस लिया गया। अगर बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, अगर बात करें हम यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, शुरुआत कब होती है, तो इसकी जो दोस्तों डेट है, इसकी जो तारीख है 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसे वापस कब लिया जाता है? तो फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया जाता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? दोस्तों लोकमान्य की जो मानद उपाधि है, टाइटल है, वो किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को किसकी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य तिलक की दोस्तों इनकी उपाधि दी गई थी। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लाला लाजपत राय को कौन सी टाइटल दी गई थी, तो पंजाब केसरी के नाम से इनको जानते थे। कौन सी उपाधि थी? पंजाब केसरी। किसको उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी। और दोस्तों अगर बात करें दादा भाई नौरोजी को कौन सी टाइटल दी गई थी, तो दोस्तों इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन, क्या ग्रांड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी, ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो हमको बताना है कि जो इसका प्रश्न होगा वो कौन सा सही रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो बी ऑप्शन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो जो महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी के द्वारा ही दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे दोस्तों? डरबन पहुँचे थे। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, डरबन पहुँचे थे दोस्तों। यहाँ वे वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे।
गांधी जी ने 1904 में यही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। यहीं पे दोस्तों किसकी, फिनिक्स आश्रम की भी इन्होंने स्थापना की थी। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसी के नरसंहार के विरोध में दोस्तों इन्होंने नाइट हेड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। अगर बात करें जलियांवाले बाग में कि इसकी घटना कब होती है, तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना घटित होती है। और अगर बात करें दोस्तों कि किसने दोस्तों गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, तो जनरल डायर ने। किसने, जनरल डायर ने दोस्तों निहत्थी भीड़ पर दोस्तों इन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा जो है दोस्तों वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो उच्चतम गुणवत्ता का कौन सा कोयला होता है दोस्तों, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। हमारा जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट में दोस्तों 80 से 95% दोस्तों क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम P2 के बारे में, दोस्तों P2 के बारे में 40% दोस्तों क्या होता है, 40% से कम, 40% से भी कम दोस्तों कार्बन मौजूद होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, असम में स्थित है। कहाँ पर, असम के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए विख्यात है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गैंडा के लिए। किसके लिए, गैंडा के लिए ये विख्यात है। अगर बात करें काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो ये असम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है। अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेतवा जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो अमरकंटक पठार से सोन, जुहिला तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो हमने दोस्तों आप लोगों को प्रश्न भी सारे बता दिए हैं, जो आपको जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो सब भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो जो संघवाद है दोस्तों निम्न में से किस देश से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कनाडा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि इनमें से भारत में कृषि विपणन के मुख्य देशों में से एक नहीं है। हमको बताना है कि मुख्य देशों में से एक कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल मंडी जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करें कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। हमको बताना है कि महत्वपूर्ण सुधारों में से एक कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्धित SLR। क्या नहीं है दोस्तों, वर्धित SLR जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। आइए अगली सीरीज़ जो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, जो फटाफट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो एग्जाम के लिए आप लोगों को रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि सभी घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों और बेल आइकन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन दोस्तों जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो आप लोगों के पास आए तो आप लोग उसको आसानी से दोस्तों देख सकें। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ है
अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो आइए जानते हैं सही जवाब के बारे में। तो हो जाएगा कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है तो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब के बारे में बात करें हमारा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका जवाब हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? हमको बताना है कि द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, कहाँ नहीं है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो सही जवाब हमारा तमिलनाडु रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम यहाँ पर कि किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख नहीं है? तो किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। कहाँ पर दोस्तों? 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर कि संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब के बारे में बात करें हमारा तो 155। कौन सा दोस्तों? 155 जो आर्टिकल है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो इसका जो जवाब होगा सही क्या रहने वाला है दोस्तों? तो विक्रम साराभाई हमारा जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों थे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 212 फ़ारेनहाइट। कितना? 212 फ़ारेनहाइट जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों पेट में इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में। मानव शरीर का अगर बात करें, मानव का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है वो मानव का तापमान होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। और कब की थी अगर बात करें तो दोस्तों कब की थी? तो 1928 में दोस्तों इन्होंने इसकी खोज की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो शरीर को बाहर ले जाती, शरीर के बाहर ले जाती है कौन सी दोस्तों वाहिनी होती है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? उरेथ्रा। कौन सी होती है?
उरेथरा वाहिनी जो होती है वो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। बात करें तो अगला दिया गया है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन है वो किस अंग में होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जिगर जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों कहाँ होता है, किस अंग में होता है, जिगर में दोस्तों होता है। तो मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन जो है दोस्तों यकृत या जिगर, दोस्तों इसको यकृत भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत। एग्जाम में आपको यकृत भी देखने को मिल सकता है, जिगर भी देखने को मिल सकता है। तथा यह पित्ताशय या गाल ब्लैडर में संचित रहता है या हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। कैसा दोस्तों होता है, हरे और पीले रंग का, हरे और पीले रंग का क्षारीय दोस्तों तरल होता है या भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित वार्षिक रूप में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों किस अवसर पे किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र दिवस। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि किस भारतीय राज्यों में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। हमको बताना है कि जो ओणम नामक त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा केरल, जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ओणम जो है वो केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे दोस्तों अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हमारी 15 और 16 को दोस्तों एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो जिन भी बच्चों को 15 और 16 तारीख को अक्टूबर को दोस्तों जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर बात करें कि भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई थी। तो जो भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों किसे मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय, क्या दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। जो घूमर है दोस्तों वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान का है। घूमर कहाँ का नृत्य दोस्तों, राजस्थान का नृत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता है आमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें सही जवाब की हम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो हमको दिए गए हैं ऑप्शन में हमको देखना है कि इसका सही जवाब, तो यह टैगोर की पहली कविता थी दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है इस कविता के बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो हमारा दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो जो वर्साय का महल है वो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पेरिस के पास स्थित है। किसके पास, पेरिस के पास स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में
स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं वो यूनाइटेड किंगडम के देश में स्थित हैं। तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें अगर हम कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमको बताना है कितने हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 हैं। कितने दोस्तों, 18 जो हैं दोस्तों वो संरक्षित जीवमंडल हैं, जैवमंडल स्थित हैं। आइए अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में देखें कि अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दांदेली जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न जो दोस्तों दिया गया है हमको कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शहनाई से संबंधित है। किससे थे, शहनाई से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें तबला से कौन संबंधित है, तो जाकिर हुसैन। कौन, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्तों, तबला से संबंधित हैं। अगला दिया गया है दोस्तों सितार, सितार से कौन संबंधित था दोस्तों, तो रविशंकर। कौन, रविशंकर जो है दोस्तों वो सितार से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तू पांडु को। किसे जाना जाता है, चित्तू पांडु को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। जो कवयित्री दोस्तों महादेवी वर्मा हैं इनका जन्म किस शहर में हुआ था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्रुखाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फर्रुखाबाद के अंदर दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो हमको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो जो जवाब होगा ये सही हो जाएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 2 राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें यहाँ पर कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। तो कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास हमारा जवाब राइट हो जाएगा। तो तुलसीदास ने दोस्तों एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस भी लिखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो किस लिए दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो दोस्तों जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेल में उनको दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको हम लोग DRDO दोस्तों के रूप में जानते हैं के द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नि 5 जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि माले की राजधानी क्या है। जो माले है दोस्तों इसकी राजधानी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग हमें लाइक कमेंट शेयर करके दोस्तों बता सकते हैं कि आप लोगों को जो 100 क्वेश्चन की जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एग्ज़ाम में आपको इसमें से 4 से 5% दोस्तों देखने को भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि
पेट में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।